नमस्कार, खमा गणी। मेरे साथियों, ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका साथी विजय गोयल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने मैं मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर प्रस्तुत हूं। यह 30 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपकी सफलता में एक महती भूमिका अदा करेंगे। आपकी परीक्षा 27 और 28 फरवरी को है, तो एक बार इन 30 टॉपिक्स का आप रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। लगभग 50% से आपके ज़्यादा पर्सन आपको इन 30 टॉपिक्स में से देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे साथियों, शुरू करते हैं। आखिर वो कौन कौन से 30 टॉपिक हैं जो अति महत्वपूर्ण है। मेरे साथियों, पहला टॉपिक है आपके वृद्धि व विकास में अंतर। इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना कहीं से इसमें एक पर्सन आने की संभावना है। वृद्धि व विकास में अंतर। दूसरा टॉपिक है तीनों अवस्थाओं की विशेषताएं। आपकी 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 3 जो आपकी अवस्थाएं हैं, इन 3 अवस्थाओं की क्या क्या विशेषता है, इनको आप एक बार जरूर पढ़िएगा। अगला है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जो कि आपके इरिक्सन ने दिया है। इरिक्सन महोदय का आपके मनोसामाजिक विकास सिद्धांत बहुत आपके महत्वपूर्ण है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, जो कि मैकडूगल साहब ने दिया है। इसमें उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है और उनसे जुड़ा हुआ एक संवेग बताया है। तो आप 14 मूल प्रवृत्तियां और उनसे जुड़े हुए संवेग जरूर याद करके जाइएगा परीक्षा में जाने से पहले। अगला है आपके नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग महोदय का। इसको भी आप जरूर देखिएगा। अगला आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, जो कि आपके वाइगोत्स्की ने दिया है। इसको भी आप देख कर जाइएगा। अगला है वंशानुक्रम व वातावरण में क्या अंतर होता है और इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, इसको आप जरूर देख के जाइएगा। अगला है व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्रिस्मर व सेल्डन। ये दोनों मोस्ट रहते हैं और यहाँ से हर परीक्षा में एक पर्सन पुटअप होता है। तो आप व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है क्रिस्मर और सेल्डन के द्वारा दिया गया है, उसको जरूर देख के जाइएगा। अगला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि फ्रायड महोदय ने दिया है। इसको आप जरूर देख के जाइएगा, ये भी आपके लिए मोस्ट है। अगला 10वां, व्यक्तित्व मापन की आपके प्रक्षेपी विधियां। कौन सी प्रक्षेपी विधियां? जिसमें आपके जो आईबीटी है, आईबीटी, टीएटी और एससीटी, टीएटी, ये 4 विधियां हैं। इन 4 विधियों को आप, है ना, किसमें कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं और किस किस ने यह विधियां दी है, आप जरूर इसको देख के जाइएगा। अगला बढ़ते हैं अपन। अगला 11 नंबर का टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत व प्रतिपादक। बुद्धि के जितने भी सिद्धांत है और उनसे जुड़े हुए प्रतिपादक है, यहां से एक पर्सन पुटअप होने की प्रबल संभावना है। आप इनको देकर जाइएगा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जो कि गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत में जो आपके इन्होंने जो बुद्धि संरचना मॉडल दिया है, बुद्धि संरचना मॉडल, इसको आप जरूर देखिएगा। बुद्धि संरचना मॉडल 150 और 180 एकांश का जो बुद्धि संरचना मॉडल है। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर महोदय ने दिया है। पहले 7 बुद्धियां बताई और फिर 2 और जोड़ी, ठीक है। विशेष तौर से जो 2 जोड़ी गई हैं, उनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला आता है बुद्धि लब्धि का सूत्र, जिसके आसपास के फैक्ट्स है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया और बाद में संशोधन किसने किया और किस प्रकार से बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो अप्लाई होता है, इसको देखिएगा। विशिष्ट बालक, उसमें विशेष तौर से आपको सभी नहीं पढ़ने हैं, आपने पढ़े होंगे सभी, लेकिन अभी रिवीजन में आपको प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक और पिछड़ा बालक, इनकी विशेषताएं और इनसे जुड़ी हुई समस्याएं, उन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। अगला है 16 नंबर का अधिगम अक्षमताएं। एक बालक में कौन कौन सी अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं, चाहे वह आपके डिसलेक्सिया हो, ठीक है, डिस्प्रेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो या डिस्कैलकुलिया हो, अग्रेफिया हो। ये जितने भी प्रकार के आपके अधिगम क्षमताएं हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और यहाँ से लगभग हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला आता है आपके अपसारी व अभिसारी चिंतन। चिंतन का टॉपिक, 2 प्रकार के चिंतन, अपसारी और अभिसारी चिंतन। किस बालक में पाया जाता है, इनका मतलब क्या होता है और किस बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है। जैसे कि अपसारी बालक में, सृजनशील बालक में अपसारी चिंतन पाया जाएगा और आपके
प्रतिभाशाली बालक में अभिसारी चिंतन पाया जाएगा। अगला है समायोजन की अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां। कौन सी? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार की है, आपको अप्रत्यक्ष वाली पढ़नी है, जिसके अंतर्गत आपकी मार्गांतीकरण, युक्तिकरण वगैरह ये विधियां आती हैं, रक्षात्मक युक्तियां। ये आपके लगभग 13-14 है मोस्ट, इनको आप देखकर जरूर जाना। अगले आते हैं संघर्ष। संघर्ष एक टॉपिक है इसमें, कॉन्फ्लिक्ट। ये 3 प्रकार के संघर्ष होते हैं, ठीक है ना? उपागम, परिहार और उपागम परिहार। इन तीनों को आप जरूर देख के जाइएगा, यहां से प्रश्न पुट होने की संभावना है। 20वां है अधिगम सोपान की, जो रॉबर्ट गेने ने दी है। अधिगम सोपान की आपकी बताइए 8 प्रकार की, 8 प्रकार बताए पिरामिड के आकार के हैं, जिसे कहते हैं हायरार्की ऑफ रॉबर्ट गेने। इसको आप जरूर देख के जाइएगा। अगला 21 नंबर का टॉपिक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का। ये अधिगम के आपके सिद्धांत है, उनको देख लीजिएगा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम और गौण नियम क्या क्या है, ये आपको याद रखने। इसमें क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो पावलोव का है, ठीक है ना? पावलोव के सिद्धांत में आपको विशेष तौर से याद रखना है कि इसमें जो आपके स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा है, अस्वाभाविक उद्दीपक कौन सा है, स्वाभाविक अनुक्रिया कौन सी है, अस्वाभाविक अनुक्रिया कौन सी है, इसके अंग्रेजी नाम और हिंदी नाम, ठीक है ना? जैसे आपको इसे अनानुबंधित या अनुबंधित, स्वाभाविक, अस्वाभाविक, यूसीएस, सीएस, यूसीआर, सीआर, इस प्रकार के जितने भी टर्म्स है आपको सबको याद करके जाना। अगला है आपके गेस्टाल्ट सिद्धांत, जो कि आपके वर्दीमर, कोफका और कोहलर ने दिया है, इस सिद्धांत को आप देख के जाइएगा। अगला जीन पियाजे का सिद्धांत है, उसको आपको देख के जाना है। अगला आता है अधिगम वक्र व अधिगम स्थानांतरण। ये 2 टॉपिक है आपके। अधिगम वक्र, कितने प्रकार के वक्र होते हैं, उन वक्र को याद करके जाना है। और अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है? शून्य अधिगम स्थानांतरण है, आपके द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण, इनको देख के जाना है। अगला है प्रेरकों का वर्गीकरण। इसमें आपके मेस्लो, थॉमसन और गेरेट। मेस्लो और थॉमसन ने प्रेरक 2 प्रकार के बताए हैं और गेरेट ने 3 प्रकार के बताए। तीनों को आप देख के जाएगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि मेस्लो, थॉमसन और गेरेट के कौन कौन से जो प्रेरक है आपस में एक जैसे या सहसंबंधित है। अगला था प्रमुख शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र है जो विशेषता है, कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। ये लगभग आपके 15 से लेकर 20 तक शिक्षण सूत्र है, इनको आप याद करके जरूर जाइएगा। प्रश्न ऐसे बन सकता है इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। अगला आता है एनसीएफ 2005। इसके जो मुख्य आपके फैक्ट्स है, ये किस निबंध पर आधारित है, रविंद्रनाथ टैगोर के। और साथ में एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो ये तथ्य आप इसको याद करके, किस समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल है। कितने राष्ट्रीय फोकस समूह थे, 21 थे। अगला है मापन व मूल्यांकन में अंतर। मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, इन दोनों में अंतर है, उन अंतरों को आप देखकर जाएंगे। और लास्ट है 30वें नंबर का आपके आरटी 2009। इसमें स्पेशल आपके, ठीक है ना, शिक्षक और इनके लिए आपके अध्याय 4 रहे, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो अध्याय 4 को आप एक बार रिवीजन मार के, उसकी जितनी भी धाराएं हैं उनको आप जरूर रिवीजन मारिएगा। इसके अलावा एक चीज और है, चाहे बुद्धि हो, चाहे आपके अधिगम हो, सृजनशीलता हो, या अभिप्रेरणा हो, या विकास हो, इनसे संबंधित जितनी भी आपके परिभाषाएं हैं, कम से कम आपके एक परिभाषा और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 परिभाषाएं जरूर पूछी जानी है। तो कुल मिला के परिभाषाएं आपके लगभग 50 एक होगी मोस्ट। तो 50 परिभाषाओं को आप जरूर याद करके जाइएगा, वहां से आपके 2 प्रश्न यानी आने की पूरी संभावना है। तो मेरे साथियों, ये महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक थे, ठीक है ना, इसको आप क्या कीजिएगा, परीक्षा में जाने से पहले, एक दिन पहले इन टॉपिकों को आप गहरी नजर से देख लीजिए। और मैं कहता हूं यहां से आपको लगभग 50% से ज्यादा, यानी कि 30 सवाल में से लगभग 15 से लेकर आपके 20-22 सवाल तक आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। मेरे साथियों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद को ऊर्जावान बना के रखिए कि मुझे अब की बार इस रीट पात्रता परीक्षा को पार करना है तो करना है, ताकि मैं मुख्य परीक्षा के लिए क्या हूं, एलिजिबल हो पाऊं। और मुख्य परीक्षा भी आपको है ना तैयारी को कंटिन्यू रखना है और मुख्य परीक्षा को भी पास करके आपको दिखाना है। इसी आशाओं के साथ में आप मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।